हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी। होप सो सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है अचीवर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो फटाफट से आज ही अपनी आज की इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस रहेंगे भाई आपकी ओशियन, ठीक है, ओशियन करंट टॉपिक से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आज के आपके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारे क्वेश्चन ओशियन करंट से रहेंगे, यानी समुद्री धाराएं। आज का टॉपिक रहेगा आपका ओशियन करंट्स। और आप सबको पता है, चाहे आप टीजीटी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप ज्योग्राफी का पीजीटी एग्जाम दे रहे हो, चाहे टीजीटी एसएसटी दे रहे हो, दोनों ही एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। हर बार एक या दो क्वेश्चन हमेशा हमेशा हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ही है। विच ऑफ द फ्लोइंग ओशियन करंट इज अ वार्म करंट, यानी निम्न में से कौन सी समुद्री धारा एक गर्म जल धारा। फटाफट से बताओ भाई, कैनारी की, लैब्राडोर की, गल्फ स्ट्रीम की, पेरू की। देखो भाई, कैनारी की धारा ये आपके अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बहती है, ये भी ठंडी जल धारा है। लैब्राडोर की जल धारा ये आपके ग्रीनलैंड के पास से आती है, ग्रीनलैंड जो द्वीप है उसके पास से आती है, ये भी आपकी ठंडी जल धारा है। गल्फ स्ट्रीम की जल धारा पेरू की भी, जिसे हमबोल्ट की धारा भी कहते हैं, पेरू की धारा का दूसरा नाम हमबोल्ट महोदय ने इसे खोजा था। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम की धारा ये आपकी कैसी धारा है, गर्म जल धारा है। गल्फ स्ट्रीम की धारा को यूरोप का कंबल भी कहते हैं, यूरोप का कंबल। क्यों? क्योंकि ये गर्म जल धारा सीधा पश्चिमी यूरोप पर जाती है और वहां पर पूरा साल यूरोप में बौछारें होती रहती है, बढ़िया मौसम बना के रखती है। कहते हैं अगर ये जल धारा पश्चिमी यूरोप तक ना पहुंचे तो यूरोप में आपकी बर्फ जमेगी, क्योंकि यूरोप इतने ऊंचे अक्षांशों पर है, वहां पर बर्फ पड़नी चाहिए। बट इस जलधारा की वजह से वहां पर बौछारें पड़ती रहती है, मरुस्थल ना के बराबर है, बढ़िया मौसम बना रहता है। गॉट इट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारा, ऑप्शन नंबर सी, गल्फ स्ट्रीम की धारा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। द मूवमेंट ऑफ ओशियन करंट इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच फैक्टर। महासागरीय धाराओं की गति मुख्य रूप से किस कारक से प्रभावित होती है। ऑप्शंस आपके सामने है, फटाफट से आंसर्स दीजिए। अर्थ रोटेशन, अर्थ ग्रेविटी, लूनर फेजेस या सोलर फ्लेयर्स। तो भाई महासागरीय धाराओं में जो गति होती है वो किस कारक से प्रभावित होती है। देखो इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो महासागरीय धाराएं चलती है वो किस कारण से चलती हैं। तो देखो सौर ज्वाला का तो कोई लेना देना नहीं है महासागरीय धाराओं की मूवमेंट में, और ना ही चंद्रमा के चरण का लेना देना है, ग्रेविटी का भी कोई लेना देना नहीं है। अर्थ के रोटेशन की वजह से जब हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है, तो आपकी हवाएं चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर मुड़ती है, दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण की ओर मुड़ती है। और यही हवाएं जब जो समुद्र में मूवमेंट लाती है, मतलब जैसे आपका पछुआ पवन आपने देखा था, पछुआ पवन की वजह से दक्षिणी गोलार्ध में जो समुद्री धाराएं हैं ज्यादातर पश्चिम से पूर्व चलती है। तो इसी वजह से यही धाराएं हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, यही पृथ्वी का घूर्णन है भाई जो हवाओं को पैदा करता है, और वही हवाएं आपकी महासागरीय धाराओं में मूवमेंट लाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या रहेगा भाई, पृथ्वी की घूर्णन की वजह से आपकी धाराएं चलती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कोल्ड ओशियन करंट ऑन कोस्टल क्लाइमेट। शीतल महासागरीय धाराएं तटीय जलवायु पर क्या प्रभाव डालती हैं। इंक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज टेम्परेचर, कोज हैवी रेनफॉल, नो इम्पैक्ट। भाई ठंडी ठंडी जल धाराएं और किसी कोस्टल एरिया में बह रही है तो वहां के क्या करेगी, कोई प्रभाव नहीं डालेगी, बिल्कुल गलत। भारी वर्षा करेगी। ठंडी जल धारा कहां से वर्षा करती है, गर्म जल धारा ही करती है वर्षा। तो ये क्या करेगी भाई, ठंडी है तो वहां के एरिया के टेम्परेचर को डिक्रीज कर देगी, तो डिक्रीजेस टेम्परेचर, तापमान को कम कर देती है। जनरल सा क्वेश्चन था, कॉमन सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। विच ओशियन करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एल नीनो फेनोमिना। कौन सी महासागरीय धाराएं एल नीनो घटना के लिए जिम्मेदार है। फटाफट से बताइए भाई, बेंगुएला धारा, हम्बोल्ट करंट, कुरोशिवो धारा, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो क्या रहेगा करेक्ट आंसर, कौन सी महासागरीय धारा जिसकी वजह से आपकी एल नीनो धारा की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। अभी पढ़ाया था मैंने आपको, जो ये आपका है ना ऐसे, ये आपका साउथ अमेरिका है, ठीक है। साउथ अमेरिका में साउथ से धारा बह के आती है जिसे कहते हैं पेरू की धारा, पेरू की धारा। और चूंकि ये दक्षिणी ध्रुव से आ रही है, ठीक है, तो इसलिए ठंडी जल धारा होती है। इसका पता लगाने वाले थे हमबोल्ट, इसलिए इसे हमबोल्ट धारा कहते हैं। गॉट इट, इतनी बातें समझ में आ गई। अब क्या होता है, कई बार जो यहाँ पर आपकी बहती है उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा,
ये कौन सी बह रही है भाई? उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा। और कई बार इसका पानी 6-7 साल के अंतराल में इकट्ठा होकर नीचे की ओर बहने लगता है। ठीक है, तो यही है आपकी एल नीनो, जो पेरू की धारा के पास बहती है। ठीक है, 6 या 7 साल के अंतराल में ये बहती है। दिसंबर के महीने में ये पैदा होती है और भारतीय मानसून को काफी इफेक्ट डालती है। जिस साल ये पैदा होती है उस साल भारतीय मानसून से कम वर्षा होती है भाई इंडिया में, क्योंकि ये गर्म जल धारा है। तो इसी वजह से यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है। इसके साथ साथ अंध महासागर में भी लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है, और जिसको भरने के लिए चारों ओर से हवाएं फिर यहाँ पर आ जाती हैं। जिन हवाओं को भारतीय तटीय इलाके भारत में पहुंचना था वो सारी हवाएं अब यहाँ आ जाती हैं और वहां पर कम पहुंच पाती है, और इसी वजह से भारतीय मानसून कमजोर पड़ता है। समझ में आया ये सारा फंडा? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई हम्बोल्ट की धारा। ठीक है, तो महासागरीय धारा हम्बोल्ट की धारा जिम्मेदार है आपकी किसके लिए? एल नीनो परिघटना के लिए। गॉट इट? हाँ जी, और इसकी एल नीनो की छोटी बहन भी होती है ला नीना। ला नीना, और जो ला नीना की बात करें तो वो ठंडी जलधारा होती है, और जब ला नीना पैदा होती है तो भारतीय मानसून में और भी ज्यादा वर्षा होती है। गॉट इट? चलिए, और एल नीनो की वजह से क्या होता है? जो समुद्र के द्वीप है वहां पर मूसलाधार वर्षा होती है, वहां पर बाढ़ की सिचुएशन हो जाती है और कई इलाकों में सूखा पड़ता है। भारत में भी मानसून कम होता है उस साल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, विच ओशियन करंट इज नोन टू बी द फास्टेस्ट? कौन सी महासागरीय धारा सबसे तेज मानी जाती है? देखो भाई ऑप्शंस क्या है? वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, गल्फ स्ट्रीम, आयोशिवो धारा, अगुलहास धारा। देखो गल्फ स्ट्रीम, आयोशिवो, अगुलहास ये नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल है, जबकि मैंने अभी अब इसका जिक्र किया था आपके सामने पछुआ पवन प्रवाह। क्या था भाई? हमारा जो साउथ वाला पार्ट है, हमारी अर्थ का जो साउथ वाला पार्ट है, ठीक है, लगभग आपका 30 डिग्री से स्टार्ट हो जाता है साउथ में। यहाँ पर आपकी तेज पछुआ पवनें चलती है पश्चिम से पूर्व की ओर, और इसी वजह से यहाँ पर यही पछुआ पवनें भाई समुद्र में भी बहुत तेज गति से बहती है। गरजता चालीसा, चीखता साठा, इतनी हाई स्पीड होती है कि आवाजें भी निकालती है। ठीक है, तो ये समुद्री धाराओं को भी इसी वजह से पश्चिम से पूर्व की ओर अपने साथ खींच ले जाती है, बिल्कुल सीधा सीधा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे तेज इनमें से कौन सी होगी भाई? सबसे हाई स्पीड वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, पश्चिमी पवन प्रवाह। बाकी सारी तो नॉर्मल है, तो यही आपकी सबसे तेज रहने वाली है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, विच कोल्ड ओशियन करंट अफेक्ट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कनाडा? कौन सी ठंडी महासागरीय धारा कनाडा के पूर्वी तट को प्रभावित करती है? तो कनाडा के पूर्वी तट पर कौन सी? देखो कैलिफोर्निया धारा, ये तो यूएसए के पश्चिमी तट पर बहती है, तो कनाडा से तो क्या लेना देना पूर्वी तट से इसका। कनारी की धारा की बात करें अफ्रीका के तट पर बहती है, कहां से आ गई यहाँ पर? ठीक है, गल्फ स्ट्रीम की जो धारा होती है भाई ये आपके यूरोप के पश्चिमी तट पर पहुंचती है, तो कनाडा के पूर्वी तट को प्रभावित करती है लैब्राडोर की धारा आती है कनाडा के ईस्टर्न पार्ट से। ठीक है, आपका ऐसा होता है, देखो ध्यान से याद हो तो आपको। देखो, और यहां पर आपका ग्रीनलैंड है, यहां से आती है आपकी धारा, एक बीच में से बहकर आती है, दोनों धाराएं आती है यहाँ पर। ठीक है, तो इस यहाँ पर एक आइलैंड है, न्यू फाउंड आइलैंड द्वीप है यहाँ पे, न्यू फाउंडलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये लैब्राडोर की धारा होती है, ये होती है लैब्राडोर की, ये होती है पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, ये होती है पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, और ये बीच वाली जो है दोनों के बीच में ये है लैब्राडोर की धारा। तो ये है भाई आपका कनाडा। अब कनाडा के पूर्वी तट पर कौन सी भाई? लैब्राडोर की। तो भाई तो इसलिए मैंने जब भी ये टॉपिक कराया है आपको डायग्राम से कराया है, वर्ल्ड के मैप से कराया है। ठीक है, तो आप भी अगर अपने ऐसे सीधा सीधा पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, चीजों को समझ के पढ़ोगे तभी आंसर दिए जाओगे। अब इसका जिसने समझ के पढ़ा होगा वही इसका आंसर दे सकता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लैब्राडोर की धारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ द कोरियोलिसिस इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंसेस ओशियन करंट? कोरियोलिसिस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है? तो क्या रहेगा भाई? सन रेडिएशन, अर्थ रोटेशन, ओशियन सैलिनिटी, टेक्टोनिक मूवमेंट। तो कोरियोलिस जो बल है, प्रभाव है, ये मैंने बहुत बार आपको समझाया है, फटाफट से बताओ ये किसके कारण पैदा होता है? तो कोरियोलिसिस बल क्या होता है जो महासागरीय धाराओं को भी प्रभावित करता है? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था। ठीक है, कोरियोलिसिस बल यानी भूमध्य रेखा के पर
जब हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, घूर्णन करती है, रोटेशन करती है, तो उत्तरी गोलार्ध की धाराएं जो हवाएं हैं वो उत्तर की ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। तो हवाओं का उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर मुड़ जाना और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण की ओर मुड़ जाना, इस बात का पता लगाने वाले कौन थे? कोरियालिसिस महोदय थे। तो इसीलिए इसे कोरियालिसिस फोर्स कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? कोरियालिसिस फोर्स। तो ये होता किसकी वजह से है भाई? ना सूर्य के विकिरण की वजह से, ना महासागर की लवणता की वजह से, ना टेक्टोनिक गतिविधियों की वजह से, ये होता है अर्थ के रोटेशन की वजह से। जब हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके घर का फैन घूमता है, जब तक आप फैन ऑन नहीं करोगे तब तक आपको हवा नहीं लगेगी। जैसे ही आपने फैन ऑन किया वैसे ही आपको हवा लगने लगती है। तो सेम फंडा यहाँ पर होता है भाई। तो नेक्स्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। विच ओशियन करंट मर्जेस विद द गल्फ स्ट्रीम टू फॉर्म द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट? कौन सी महासागरीय धारा गल्फ स्ट्रीम के साथ मिलकर उत्तर अटलांटिक प्रवाह बनाती है? क्यूरोशिवो धारा, कैनरी धारा, लैब्राडोर धारा या उत्तर भूमध्य रेखीय धारा? तो बताइए भाई, गल्फ स्ट्रीम के साथ मिलकर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। तो क्यूरोशिवो धारा ये तो आपकी प्रशांत महासागर की धारा है, तो ये तो आएगी नहीं, ठीक है। लैब्राडोर की धारा ये ऊपर से आती है, ठीक है, ये तो ऊपर से नीचे आती है, तो ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह नहीं बनाती। उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा, उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा यहाँ से चलती है ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे आ जाती है गल्फ स्ट्रीम की धारा और इधर से आती है आपकी, हाँ जी, इधर से आती है आपकी कनारी की धारा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर कनारी की धारा होगी। गल्फ स्ट्रीम के साथ मिलेगी तो कौन मिलती है? कनारी की धारा मिलती है, क्योंकि यहाँ पर ये गल्फ स्ट्रीम है और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, और नीचे आते वक्त इसमें कनारी की धारा आ जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कनारी की धारा। तो कनारी की धारा जब इससे मिलती है तो पूरा एक सर्कल बन जाता है और इस पूरे सर्कल को क्या कहेंगे? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। मैंने आपको बताया भी था सभी को, तो इसे हम क्या कहेंगे? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। द पेरू करंट इज आल्सो नोन एज? पेरू धारा को किस नाम से जाना जाता है? फटाफट से बताओ भाई। पेरू की धारा को अगुल्हास धारा, बेगुएला धारा, हम्बोल्ट धारा, कनारी धारा। बहुत बार पढ़ाया है, अभी 2 बार हम कर भी चुके हैं। सीधा सीधा आंसर होगा भाई हमारा हम्बोल्ट की धारा, ठीक है। बेगुएला की धारा ये भाई आपके अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बहती है और ठंडी जलधारा है बेगुएला की धारा। और इस बेगुएला की धारा की वजह से क्या हुआ है? कालाहारी डेजर्ट का निर्माण हुआ है अफ्रीका के अंदर। जहां पर भी हमारे कॉन्टिनेंट में जहां पर भी ठंडी धाराएं बहेगी वहां पर आपके डेजर्ट का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि ठंडी हवाएं नीचे बैठ जाती हैं, ना वो बादल बन पाते हैं, ना फिर वर्षा होती है, कुछ नहीं होता। तो ठंडी धाराएं जहां पर बहेंगी वहां मोस्टली आपको क्या मिलेंगे? डेजर्ट मिलेंगे। जैसे अफ्रीका के पश्चिमी तट पर एक तो आपका भाई ये बेगुएला की धारा की वजह से कालाहारी डेजर्ट बना है और कनारी की धारा की वजह से सहारा डेजर्ट का निर्माण हुआ है। कनारी की धारा भी ठंडी जल धारा है, ठीक है, जो अफ्रीका के पश्चिमी तट में नॉर्थ में बहती है, नॉर्थ वेस्ट में। तो ये भी पश्चिमी जल धारा है जिसकी वजह से क्या हुआ है? आपका सहारा डेजर्ट बना है। गॉट इट? तो कनारी की वजह से सहारा डेजर्ट बना है आपका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फ्लोइंग ओशियन करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग वेस्टर्न यूरोप क्लाइमेट वार्मर? निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा पश्चिमी यूरोप की जलवायु को गर्म बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? गल्फ स्ट्रीम, कैलिफोर्निया करंट, लैब्राडोर करंट और आयोशिवो करंट। महासागरीय धारा पश्चिमी यूरोप की जलवायु को, तो पश्चिमी यूरोप की जलवायु को गर्म करने के लिए, बनाए रखने के लिए सीधा सीधा आंसर है भाई हमारी गल्फ स्ट्रीम की धारा रहेगी। कैलिफोर्निया की धारा ये भी आपकी ठंडी जल धारा होती है, ठीक है, ठंडी जल धारा होती है जो यूएसए के पश्चिमी तट पर बहती है, यूएसए के पश्चिमी तट पर। ये कनाडा की धारा होती है, लैब्राडोर कनाडा के ईस्ट में बहती है। आयोशिवो प्रशांत महासागरीय धारा होती है, ठीक है, ऊपर से आती है भाई प्रशांत महासागर में जापान की ओर। गॉट इट? हाँ जी। गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर ये दोनों धाराएं अंध महासागर की धाराएं हैं, और कैलिफोर्निया की धारा और आयोशिवो की धारा दोनों प्रशांत महासागरीय धाराएं हैं। गॉट इट? आगे बढ़े, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द प्राइमरी फोर्स दैट ड्राइव डीप ओशन करंट? गहरे महासागरीय धाराओं को चलाने वाला प्रमुख बल क्या है? महासागरीय धाराओं को जो चलाता है वो बल क्या है?
भाई पवन पैटर्न की वजह से चलती है, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी डिफरेंस, तापमान और लवणता के अंतर की वजह से चलती है, और टेक्टोनिक प्लेटों की गति की वजह से चलती है, या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चलती है। तो देखो भाई यहाँ पर हमारे से क्वेश्चन पूछा है गहरे समुद्रों का, ठीक है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का तो धाराओं को चलाने में कोई योगदान होता ही नहीं है। दूसरी बात, टेक्टोनिक प्लेटों का भी कोई योगदान नहीं होता। अब इन दोनों का योगदान होता है धाराओं को चलाने में, पवन पैटर्न का भी होता है, दूसरा भाई आपके तापमान और लवणता का भी होता है। बट जो पवन पैटर्न है वो हमारे समुद्र के सरफेस से बहती हैं पवनें, और अब पानी को ऊपर ऊपर मूवमेंट करके ले जाती हैं। बट जो तापमान है और लवणता है इनका सीधा संबंध होता है गहरे समुद्रों से। कैसे भाई? जैसे भाई आपकी अगर तापमान अधिक है, अधिक तापमान है, गर्म जल धारा बह रही है, तो वो हमेशा ऊपर ऊपर बहेगी, सरफेस पर बहेगा पानी गर्म जल धारा का, ठीक है। ये हो गई भाई आपकी गर्म। बट अगर आपका टेम्परेचर है कम, ठंडी जल धारा है, तो वो हमेशा सरफेस के नीचे नीचे गहरे समुद्र में बहती है। तो ठंडी जल धारा हमेशा ऊपर गर्म जल धारा रहेगी, नीचे आपकी ठंडी जल धारा रहेगी, ठीक है। क्योंकि ठंडा पानी सघन होता है, भारी होता है, वो हमेशा नीचे नीचे चलता है, ज्यादा तली में भी नहीं, ऊपर गर्म सरफेस रहता है, गर्म धारा बहेगी और उसके नीचे ठंडा ठंडा पानी बहता है, ऐसे। गॉट इट? तो हमेशा ऊपर गरम गरम पानी होता है और नीचे ठंडा ठंडा पानी बहता है। तो गहरे समुद्रों की बात की थी तो तापमान के हो गया एक। तो लवणता का भी सेम यही रूल है, क्या कि जब कम लवणता के एरिया होंगे जी, ठीक है, कम लवणता जहां पर आपकी सैलिनिटी कम पाई जाएगी, वहां पर जो धाराएं हैं कम लवणता वाली वो हमेशा ऊपर ऊपर बहेगी। कम लवणता वाली धारा हमेशा ऊपर ऊपर बहेगी, ठीक है, ऊपर सरफेस के साथ साथ बहेगा कम लवणता वाला पानी। बट जिस पानी में बहुत ज्यादा खारा है, बहुत ज्यादा लवणीय तत्व है, तो वो पानी हमेशा थोड़ा नीचे जाता है। क्यों? क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है। ज्यादा घनत्व वाले, ज्यादा लवणता वाले पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, उसमें क्या ये जो सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, बहुत सारे जो तत्व होते हैं आपके, ठीक है, ये सारे तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है, तो वो हमेशा नीचे नीचे चलता है। तो यहाँ पर गहरे समुद्रों में धाराओं को चलाने के लिए, तो गहरे समुद्रों में धाराएं तापमान और लवणता की वजह से चलती है, ठीक है। कम तापमान वाला पानी, ठंडा पानी नीचे नीचे चलेगा गहरे समुद्रों में, और अधिक लवणता वाला पानी गहरे समुद्रों में चलता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। द वार्म ओशियन करंट दैट फ्लो अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ जापान इज कॉल्ड। जापान के पूर्वी तट के साथ बहने वाली गर्म महासागरीय धाराओं को क्या कहते हैं? तो जापान के पूर्वी तट के साथ बहने वाली, ठीक है, तो गर्म महासागरीय धाराओं को क्या कहेंगे? तो भाई कैलिफोर्निया की धारा यूएसए के पश्चिमी तट पर बहती है, बेगुएला की धारा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बहती है साउथ में, कैनारी की धारा ये भी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बहती है। राइट आंसर हो जाएगा क्यूरोशिवो की धारा। क्यूरोशिवो की धारा जापान के पूर्वी तट के साथ बहने वाली गर्म जलधारा, तो नीचे से तो बहती है गर्म जलधारा जिसे हम कहते हैं क्यूरोशिवो की धारा, और ऊपर से भी एक जलधारा आती है, ठीक है, जिसका नाम होता है आयोशिवो की धारा, आयोशिवो की धारा, ठीक है। ये दोनों जलधाराएं आपस में मिलती हैं जापान के तट पर, और वहां पर मत्स्य पालन अच्छी मात्रा में फिर किया जाता है, क्योंकि जहां पर ठंडी और गर्म जलधारा, आयोशिवा आपकी ठंडी जलधारा है क्योंकि उत्तरी ध्रुव की ओर से आ रही है, क्यूरोशिवो भूमध्य रेखा की ओर से आ रही है, तो गर्म जलधारा है। जहां पर भी ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हैं तो वहां पर प्लैंकटन नामक जीव अधिक मात्रा में पैदा होता है, और जिससे क्या होता है भाई आपका, जिस प्लैंकटन जीव को खाकर मछलियां तेजी से ग्रो करती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। विच ओशियन करंट इज ऑल्सो नोन एज द वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। कौन सी महासागरीय धारा पश्चिमी पवन प्रवाह के रूप में जानी जाती है? गल्फ स्ट्रीम, अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट यानी अंटार्कटिक परिकल्पित धारा, और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, कैलिफोर्निया करंट कैलिफोर्निया धारा। तो कौन सी महासागरीय धारा पश्चिमी पवन प्रवाह के रूप में जानी जाती है? तो गल्फ स्ट्रीम तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई पश्चिमी पवन प्रवाह ये तो आपका दक्षिणी गोलार्ध में हमें देखने को मिलता है, दक्षिणी गोलार्ध में ही तो ये पछुआ पवनें ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे से चलती हैं, कैलिफोर्निया की धारा नहीं है। राइट आंसर होगा अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट, क्योंकि ये अंटार्कटिक जो हमारा साउथ में कॉन्टिनेंट है उसी के आसपास ये धाराएं बहती हैं, ठीक है, पश्चिमी पवन प्रवाह अंटार्कटिक
जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसी के आसपास में। तो इसका नाम क्या रहेगा भाई? अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ओशियन करंट? महासागरीय धाराओं के बनने का प्रमुख कारण आपको बताना है। प्रमुख कारण क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, जल घनत्व में अंतर, जलमग्न ज्वालामुखी विस्फोट, मानव गतिविधियां। देखो वैसे तो महासागरीय धाराओं के बनने का प्रमुख कारण है पृथ्वी का घूर्णन और हवाओं का चलना, ठीक है, बट यहाँ पर ऑप्शंस में वो दोनों ही नहीं है। तो इनमें से मुख्य कारण क्या है वो हमें बताना है। तो ह्यूमन का तो कोई रोल है ही नहीं भाई समुद्री धाराओं को चलाने में, ना जलमग्न ज्वालामुखी विस्फोट का कोई रोल है, चंद्रमा की ग्रेविटी का भी कोई रोल नहीं है। राइट आंसर इज डिफरेंस इन वाटर डेंसिटी। ये वाटर डेंसिटी अभी समझाया मैंने आपको। तापमान के कारण डेंसिटी कम और ज्यादा, लवणता के कारण पानी की डेंसिटी कम और ज्यादा, जिससे आपकी क्या चलती हैं? धाराएं चलती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15। विच ओशन करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेजर्ट फॉर्मेशन अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका? अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ रेगिस्तान बनने के लिए कौन सी महासागरीय धारा जिम्मेदार है? पश्चिमी तट के साथ रेगिस्तान बनाने के लिए कौन सी? देखो क्यूरोशियो तो जापान की गर्म धारा है, कैनरी की धारा हो सकता है, ब्राजील की धारा बिल्कुल नहीं, दक्षिण अफ्रीका की, अमेरिका की धारा है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन धारा, इसका भी कोई लेना, ये तो ऑस्ट्रेलिया की पूर्व में बहती है, अफ्रीका से क्या लेना देना, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा भाई कैनेरी की धारा। तो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर जो सहारा डेजर्ट बना हुआ है, सहारा मरुस्थल बना हुआ है, उसको बनने के लिए कनारी की धारा ही जिम्मेदार है, जो कि एक ठंडी जल धारा है और ठंडी जल धारा ही मरुस्थलों का निर्माण करती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। विच ओशियन करंट इज ऑल्सो कोल्ड द ब्लैक स्ट्रीम? कौन सी महासागरीय धारा को ब्लैक स्ट्रीम के नाम से भी जाना जाता है? गल्फ स्ट्रीम को, क्यूरोशिवो धारा, पेरू की धारा, लैब्राडोर धारा। तो बताइए भाई ब्लैक स्ट्रीम, काली धारा किसे कहेंगे? हाँ, तब तक मैं थोड़ा सांस ले लूं, तुम बताओ फटाफट से काली धारा किसे कहते हैं? हाँ हाँ जी बताइए, किसे कहते हैं काली धारा? ब्लैक स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम को तो कहते नहीं है, यूरोप का कंबल है ये तो। पेरू की धारा भी नहीं, लैब्राडोर की धारा नहीं। जो ये क्यूरोशिरो की धारा है, जापान की गर्म जल धारा, इसे ही कहते हैं जापान की काली धारा। इसे जापान की काली धारा के नाम से भी जानते हैं, क्यूरोशिवो धारा को। क्या कहते हैं? जापान की काली धारा भी कहते हैं भाई क्यूरोशिवो की धारा को। और इस क्यूरोशिवो की धारा को प्रशांत महासागर का गल्फ स्ट्रीम भी कहते हैं। प्रशांत महासागर का गल्फ स्ट्रीम के नाम से भी जानी जाती है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फ्लोइंग ओशियन करंट मूव्स इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर? निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में चलती है? ठीक है, यानी भाई क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा। तो आपको बताना है कौन सी इसमें से दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त चलते? गल्फ स्ट्रीम, उत्तर प्रशांत धारा, बेगुएला की धारा और क्यूरोशिवो की धारा। देखो दक्षिणी गोलार्ध की यहाँ बात हो रही है, तो क्यूरोशिवो कहाँ से आ गया? ये तो उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। बेगुएला दक्षिणी गोलार्ध में है भैया आपकी। उत्तरी प्रशांत धारा ये भी आपकी दक्षिण उत्तरी गोलार्ध में है, गल्फ स्ट्रीम भी आपकी उत्तरी गोलार्ध में है। तो सीधा सीधा हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेगुएला की धारा, क्योंकि बाकी तीनों धाराएं हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। साउदर्न हेमिस्फीयर की सिर्फ एक ही धारा इन्होंने दी, बेगुएला की धारा। गॉट इट। तो सीधा आंसर हो जाएगा भाई बेगुएला की धारा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट टाइप्स ऑफ ओशियन करंट आर यूजुअली फाउंड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट इन ट्रॉपिकल रीजन्स? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर आमतौर पर किस प्रकार की महासागरीय धाराएं पाई जाती हैं? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में और महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर, और आपने देखा होगा महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ही अधिकतर आपके डेजर्ट है, तो वहां पर कौन सी धाराएं पाई जाती? गर्म, ठंडी, तटस्थ, मौसमी। तो कौन सी पाई जाती है भाई? कोल्ड करंट। अधिकतर हमारी कोल्ड करंट है महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर, और यही कोल्ड करंट महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर मरुस्थलों का निर्माण करती है।
तो सभी कॉन्टिनेंट के पश्चिमी तटों पर अधिकतर आपको मरुस्थल देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। द ओशन करंट दैट मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द ब्रिटिश आइलैंड्स होगा, ये आइलैंड होगा भाई, ये आइलैंड है, आइलैंड्स इज। ब्रिटिश द्वीप समूह की जलवायु को संतुलित करने वाली महासागरीय धारा कौन सी है? लैब्राडोर करंट, कैलिफोर्निया करंट, नॉर्थ अटलांटिक ड्राफ्ट और पेरू करंट। तो भाई ब्रिटिश द्वीप समूह की जलवायु को, ब्रिटिश कहाँ पर है? यूरोप में। तो इस द्वीप समूह की जलवायु को संतुलित करने वाली महासागरीय धारा, तो इसमें भाई आपका कैलिफोर्निया का कोई लेना देना नहीं है, पेरू का कोई लेना देना नहीं है, लैब्राडोर का भी कोई लेना देना नहीं है ब्रिटिश से, क्योंकि जो लैब्राडोर है वो कनाडा के ईस्टर्न पार्ट में बहती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर अटलांटिक प्रवाह। ठीक है, उत्तर अटलांटिक प्रवाह जो मैंने अभी आपको बना के भी दिखाया था पूरा सर्कल। ठीक है, तो ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह ही है जो ब्रिटिश द्वीप समूह की जलवायु को बैलेंस करती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। विच कोल्ड ओशन डेजर्ट फ्लो अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ कौन सी ठंडी महासागरीय धाराएं बहती हैं? तो बेगुएला की धारा, क्यूरोशिवो धारा, हम्बोल्ट धारा, अगुल्हास धारा। तो भाई दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट की बात करें ना, तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ बेगुएला तो अफ्रीका के साथ बहती है, क्यूरोशिवो जापान की है, हम्बोल्ट की धारा और अगुल्हास, अगुल्हास भी भाई हमारी अफ्रीका के तट के साथ हिंद महासागरीय धारा है, तो ये अफ्रीका के पूर्वी तट में बहती हैं। तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट में बहती है हम्बोल्ट की धारा। ठीक है, हम्बोल्ट की धारा जिसे पेरू की धारा भी कहते हैं, ठंडी जल धारा है। और गॉट इट, समझ में आ गया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रीजन व्हाई ओशियन करंट आर इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से महासागरीय धाराएं महत्वपूर्ण क्यों होती है? दे हेल्प इन नेविगेशन, नौ परिवहन में सहायता करती है, वैश्विक तापमान को नियंत्रित रखती है, मौसम के पैटर्न को प्रभावित करती है, या सभी। देखो भाई महासागरीय धाराएं महत्वपूर्ण क्यों होती हैं? वो नौ परिवहन में तो करती है हेल्प, बिल्कुल ठीक है। धाराओं के अकॉर्डिंग कई बार पता होता है ना ये धारा ऐसे बह रही है, तो उसी धारा के अकॉर्डिंग समुद्री जहाज भी चलते हैं, उन्हीं के पैटर्न को फॉलो भी करते हैं। नेक्स्ट, वैश्विक टेम्परेचर को नियंत्रित करती है, बिल्कुल भी। जो गल्फ स्ट्रीम की धारा है, कहाँ यूरोप इतने ऊंचे अक्षांशों पर है और वहां पर जाकर गल्फ स्ट्रीम की धारा वहां के टेम्परेचर को चेंज कर देती है। ठीक है, ठंडी जल धाराएं अपने साथ लगने वाले एरियाज के टेम्परेचर को चेंज कर देती है, तो बिल्कुल विश्व तापमान को नियंत्रित करती है। तीसरा, मौसम पैटर्न को प्रभावित करती है। भाई टेम्परेचर है, अगर वो टेम्परेचर को कम ज्यादा कर रही है तो वेदर का ही तो पार्ट है टेम्परेचर, तो मौसम के पैटर्न को भी प्रभावित करती है। तो राइट आंसर हमारा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो ये सभी के सभी आएंगे भाई महासागरीय धाराओं के इंपोर्टेंस में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22। द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच इज लोकेटेड विद इन विच ओशन करंट सिस्टम। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच किस महासागरीय धारा प्रणाली के भीतर स्थित है? गार्बेज पैच गल्फ स्ट्रीम के, भाई देखो गल्फ स्ट्रीम तो अंध महासागरीय धारा है, तो कहां से? प्रशांत महासागर की बात हो रही है यहाँ। दूसरा, उत्तर प्रशांत गिर, हिंद महासागर गिर, अंटार्कटिका परिलिप्तिक धारा, ये साउथ में बहती है। सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा भाई नॉर्थ पैसिफिक गिर। तो उत्तरी प्रशांत महासागरीय जो पूरा सर्कल है उसी के बीच में है ये आपका ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैच। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट कॉजेज अपवेलिंग इन ओशन करंट। तो महासागरीय धाराओं में ऊपर की ओर उठाव, इसका कारण क्या है? गर्म पानी का ऊपर उठना, दूसरा सतही जल का पवन चालित संचलन, तीसरा टेक्टोनिक गतिविधि, चौथा गहरे समुद्रों में ज्वालामुखी विस्फोट। तो देखो ज्वालामुखी विस्फोट का कोई लेना देना नहीं, ना टेक्टोनिक प्लेटों का लेना देना, ना गर्म पानी ऐसा है भाई उबल रहा है जो वो ऊपर उठ रहा है गदड़ गदड़ करके बाहर निकल रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो ये पवन चालित, पवनों की वजह से हवा जैसे झोंका देती है तो लहर ऊपर की ओर उठती है, फिर वो नीचे गिर जाती है, फिर हवा आएगी, फिर ऊपर की ओर उठेगी, फिर नीचे। जैसे लाइक आपकी सुनामी, ठीक है, सुनामी में भी तो लहरें ऊंची ऊंची उठती है पर वो हलचल की वजह से उठती है, उसमें पवनों का योगदान नहीं होता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पवन चालित संचलन रहेगा, क्योंकि ये हमेशा कह रहा है कि ऊपर की ओर उठाओ। धाराओं में आपने देखा होगा हमेशा धारा ऐसे बहती हैं, समुद्र में पानी में ऐसे बहता ऊंचा नीचे, धारा इस तरीके से बहती हुई चलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24। द अगुलहास करंट इज लोकेटेड नियर विच कॉन्टिनेंट। अगुलहास धारा किस महाद्वीप के पास स्थित है भाई? तो अगुलहास की धारा देखो ये हमारा अफ्रीका है, ठीक है, जैसा बन गया भाई एडजस्ट कर लो। ये अफ्रीका है, ये मेडागास्कर है। तो यहां से हमारी एक धारा यहां से बहती है, ठीक है, एक धारा यहां से बहती है। जो इधर से बहती है इसे बोलते हैं पूर्वी मेडागास्कर धारा। प्रशांत महासागर सॉरी हिंद महासागर की बात है ये हो जाएगी आपकी पूर्वी मेडागास्कर की धारा। एक धारा आपकी यहाँ से बहती है भाई, इसे बोलते हैं मोजाम्बिक की धारा, क्योंकि यहाँ पर मोजाम्बिक कंट्री है, तो इसे कौन सी धारा कहेंगे? मोजाम्बिक की धारा। और फिर ये दोनों धाराएं नीचे जाके आपस में मिल जाती हैं, कौन सी? मोजाम्बिक की और पूर्वी मेडागास्कर की धारा। और जब ये दोनों आपस में मिल जाती हैं तब इन्हें कहते हैं अगुलहास की धारा। तब क्या कहते हैं? अगुलहास की धारा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई? अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका। तो अगुलहास की धारा अफ्रीका महाद्वीप के पास स्थित है। तो मेडागास्कर की धारा और मोजाम्बिक की धारा दोनों आपस में जब मिलती हैं तभी उसे कहते हैं अगुलहास की धारा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। विच ओशन करंट मूव्स क्लॉकवाइज इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। उत्तरी अटलांटिक महासागर में कौन सी महासागरीय धारा घड़ी की दिशा में चलती है? तो घड़ी की दिशा में कौन सी महासागरीय धारा चलती है ये पूछा गया है। कैनारी की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा, पेरू की धारा, आयोशिबो की धारा। तो भाई घड़ी की दिशा में, हाँ, गल्फ स्ट्रीम ऐसे जाती है, कनारी ऐसे आती है, पेरू की धारा यूं जाती है, आयोशिबो की धारा ऊपर से आती है, और उत्तरी अटलांटिक, तो देखो उत्तरी अटलांटिक में पूछा है तो पेरू तो उत्तरी अटलांटिक में है नहीं, ठीक है, और भाई आयोशिबो भी नहीं है भैया आपका, आयोशिबो प्रशांत महासागरीय धारा है। अब ये दोनों कैनारी की धारा और गल्फ स्ट्रीम की धारा दोनों आपकी उत्तरी अटलांटिक की धारा है, बट जो कैनारी की धारा है वो नीचे की ओर ऐसे ऐसे बहती है। तो क्लॉकवाइज पूछा है ना घड़ी की दिशा में, तो कनारी की धारा बहती है, कनारी की धारा बहती है घड़ी की दिशा में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है। वैसे तो गल्फ स्ट्रीम भी है बट गल्फ स्ट्रीम ऐसे जाती है, ऐसे सीधी जाती है, और ये बहती है बिल्कुल ऐसे कनारी की धारा, तो घड़ी की दिशा में कनारी की धारा बहती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26। विच ओशन करंट फ्लो अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ कौन सी महासागरीय धारा बहती है? कैलिफोर्निया, अगुलहास, कैनरी और ब्राजील। उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट है तो कौन सी धारा बहेगी भाई? कैलिफोर्निया की धारा। यूएसए के पश्चिमी तट, मैंने आपको पहले ही बताया था, यूएसए के पश्चिमी तट पर बहने वाली सीधी जो उत्तरी प्रशांत धारा है ना, आके सीधा ये यूएसए है, तो यूएसए पर टकराती है, तो एक तो नीचे की ओर बह जाती है और एक ऊपर की ओर जाता है। इसका एक पार्ट जो ऊपर की ओर जाता है उसे अलास्का की धारा कहते हैं, और अलास्का की धारा गर्म जल धारा है, और जो नीचे की ओर आती है ये होती है भाई आपकी कैलिफोर्निया की धारा, जो कि ठंडी जल धारा होती है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये मत सोचना जिस बच्चे ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है कि वो इन क्वेश्चन से ही टॉपिक कर लेगा। टॉपिक समझने वाला टॉपिक है, ठीक है, तो समझो इस टॉपिक को पढ़ो तभी क्वेश्चंस करने का फायदा, वरना कुछ नहीं समझ आना, रट्टे नहीं चलेंगे भाई यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फ्लोइंग ओशन करंट इन्फ्लुएंसेस द इंडियन मानसून। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा भारतीय मानसून को प्रभावित करती है? तो सोमाली की धारा, लैब्राडोर की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, कैनरी की धारा। सबको पता है जो सोमाली की धारा है ये आपकी हिंद महासागरीय धारा है और ये भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई हमारा सोमाली की धारा। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कोल्ड ओशियन करंट। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोशिवो, लैब्राडोर, अगुलहास। तो ठंडी जल धारा आपसे पूछी है, आपने पढ़ा था गल्फ स्ट्रीम गर्म है, क्यूरोशिवो गर्म है, अगुलहास गर्म है। सीधा आंसर हो जाएगा लैब्राडोर की धारा ठंडी जल धारा है, कनाडा के पूर्वी तट से जो बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29। द इक्वेटर काउंटर करंट फ्लो इन विच डायरेक्शन। भूमध्य रेखीय प्रति धारा, प्रति धारा का मीनिंग क्या होता है भाई? उल्टा, ठीक है, तो किस डायरेक्शन में बहती है? तो भूमध्य रेखीय धारा तो इस डायरेक्शन में बहती है। प्रति धारा किस डायरेक्शन में बहती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो जो भूमध्य रेखीय प्रति धारा होती है वो इसी के नीचे नीचे इसके अपोजिट बहती है। तो क्या डायरेक्शन हो गई भाई? तो ये भूमध्य रेखीय थी जो कि ईस्ट से वेस्ट बह रही है, और ये भाई हमारी वेस्ट से ईस्ट बह रही है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। तो सीधा आंसर हो जाएगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो भूमध्य रेखीय प्रति धारा उल्टी डायरेक्शन में बहती है, तो आंसर क्या होगा हमारा? वेस्ट टू ईस्ट।
आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विच ओशन करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग वार्म वाटर्स टू वेस्टर्न यूरोप? कौन सी महासागरीय धारा पश्चिमी यूरोप में गर्म जल लाने के लिए जिम्मेदार है? तो भाई देखो, वैसे तो अगर ऑप्शन में सीधा सीधा गल्फ स्ट्रीम देता तो हम सीधा सीधा आंसर करते गल्फ स्ट्रीम, बट इसने गल्फ स्ट्रीम नहीं दिया, तब हमारा आंसर क्या होगा? तो कैनारी की धारा तो बहती ही नहीं, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर है। लैब्राडोर की धारा भी नहीं, ठीक है, कैलिफोर्निया की भी नहीं, तो सीधा आंसर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, क्योंकि यही गल्फ स्ट्रीम इन सबको मिलाकर ही ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई हमारा ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट? हाँ जी, तो ये थे हमारी आज की क्लास के क्वेश्चंस आंसर्स, जिसमें आपने 30 क्वेश्चंस किए हैं और ये आपका यहाँ पर टॉपिक ओवरऑल कंप्लीट हो गया है भाई। कौन से वाला? ओशियन करंट, तो महासागरीय धाराएं। तो महासागरीय धाराओं से रिलेटेड ये टॉपिक था। हमेशा एग्जाम में, डिफरेंट एग्जाम्स में, सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो बताइए भाई फटाफट से, क्वेश्चन समझ में आ गए सारे? हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गए? तो होप सो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट मी। चलिए, तो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से देख लेना। जितनी भी क्लासेस मैंने डाली हैं सारी पढ़ लेना भाई, सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर आपको करवा रही हूँ जिनसे हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। वैसे तो दुनिया भर के टॉपिक हैं जिनसे भाई रेयरली मुश्किल चांस होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनना, बट इन टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, ये फेवरेट टॉपिक है। तो इन टॉपिक्स को आप स्किप नहीं करोगे, अच्छी तरीके से पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, देन उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। अब टाइम बहुत कम है, एस्टेट क्रैक करना है, अदर एग्जाम्स क्रैक करने हैं, तो अपनी तैयारी में लग जाओ। ओके गाइस, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, सी यू गाइस।